हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससी आईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं ट्रिपल सी कोर्स को और ट्रिपल सी कोर्स के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि कंप्यूटर में मेमोरी का क्या रोल है, इसके कितने टाइप्स हैं और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, उनका स्टोरेज कॉन्सेप्ट क्या है। इन तमाम टॉपिक के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और मैं बता दूं कि अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे हार्डवेयर टॉपिक को डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें हमने इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, और उसी में एक और हार्डवेयर पार्ट आता है हमारा मेमोरी। तो हम आज मेमोरी को सारी चीजें को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारा एनर्जी बढ़ाएं, ताकि और में हम अच्छे कंटेंट ढूंढ के बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आप लोग के लिए लेते आए और आपका नॉलेज इनहांस हो सके और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे पहुंच चुके हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी हमारे कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके मदद से हम बहुत सारे काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। इवन हमारे डेटा को ये रिमेम्बर करके रखने का काम करता है। तो चलिए आज हम कंप्यूटर मेमोरी को समझते हैं कि मेमोरी का आखिर रोल क्या है हमारे कंप्यूटर में और ये कैसे वर्क करता है, इनके कितने टाइप्स हैं, इनके सारे डिटेल को अब हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ कंप्यूटर नीड मेमोरी टू स्टोर डेटा। कंप्यूटर को मेमोरी का क्यों जरूरत है? तो डेटा स्टोर करने के लिए। जो कि मेमोरी का काम डेटा स्टोर करने का है, इसलिए इसे हम स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस। पिछले क्लास में हमने इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस को बहुत ही बारीकी से और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझा हुआ है। हमने इनपुट डिवाइस में हमने समझा कि वो हमारे डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है, और वहीं पे आउटपुट डिवाइस क्या करता है? तो कंप्यूटर द्वारा बनाए गए रिजल्ट को यूजर्स तक पहुंचाने में मदद करता है, यानी कि डेटा को आउटपुट करता है, इंफॉर्मेशन देने का वर्क करता है। ठीक है, बट यहाँ पे मेमोरी की अगर बात किया जाए कि क्या मेमोरी हमारा इनपुट है या आउटपुट है, तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम मेमोरी में डेटा रखते भी हैं और मेमोरी से डेटा निकालते भी हैं। बट इसका आंसर क्या होगा कि मेमोरी हमारा स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ओके, क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये क्या क्या स्टोर करता है? तो लिख रहा है, इट इज ऑल्सो नीड मेमोरी टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड स्टोर प्रोग्राम एंड फाइल। दैट मीन्स कि हमें कंप्यूटर मेमोरी का यूज क्यों पड़ता है? तो मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन है। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो कि है 2+4। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ओके, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने कीबोर्ड से इनपुट दिया, तो ये कहाँ पे जाता है? तो जाहिर सी बात है, ये कहाँ जाएगा? सीपीयू बॉक्स के अंदर जाएगा। ठीक है, अब सीपीयू बॉक्स में क्या क्या होते हैं? तो सीपीयू बॉक्स में सीयू होता है, सीपीयू बॉक्स में एएलयू होता है एंड एमयू होता है। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं सीपीयू में। तो एक्चुअली सबसे पहले डेटा हमारा जाता है कंट्रोल यूनिट के पास। देन ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डेटा को भेज देता है मेमोरी में, सेव करके स्टोर कर देता है डेटा को। उसके बाद क्या होता है? डेटा स्टोर होने के बाद वो भेज देता है, अगर मैथमेटिकल टास्क है तो एएलयू के पास। अब एएलयू क्या करेगा? इसका रिजल्ट तैयार करेगा। जो भी फाइनल रिजल्ट बनेगा वो फिर फाइनल रिजल्ट कहाँ पे आएगा? तो मेमोरी में वो सेव हो जाएगा। फिर मेमोरी में सेव होने के बाद कंट्रोल यूनिट के पास सिग्नल जाएगा कि भैया रिजल्ट रेडी हो चुका है, अब क्या करना है? तो कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि अब आपको डिस्प्ले करा दो। कहाँ पे? मॉनिटर पे डिस्प्ले करा दो। तो जो भी मेमोरी में जिस लोकेशन पे डेटा स्टोर हुआ होगा, उस लोकेशन से हमारे डेटा को कहाँ भेज देगा? तो डिस्प्ले पे भेज देगा। तो डिस्प्ले पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 2+4 = 6, बिकॉज ये सारा का सारा डेटा कहाँ स्टोर है? तो मेमोरी में स्टोर है, मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। ठीक है, अब हमें इन्हीं मेमोरी यूनिट को समझना है, और मेमोरी यूनिट में हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी में क्या क्या स्टोर होता है। तो कोई भी हमारा प्रोग्राम का मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल होगा? तो मेमोरी में ही सेव होगा, मेमोरी में इंस्टॉल होगा। इवन जब हम रन कराते हैं तो वो रैम मेमोरी के अंदर लोड होता है।
बिना रैम मेमोरी के अंदर लोड हुए हमारा कोई भी वर्क नहीं होता है, कोई भी प्रोसेस नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता है, इन तमाम चीजों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कुछ समय बाद, ठीक है। आज के ही क्लास में इन तमाम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, ओके। और हम कोई भी फाइल या फोल्डर, जैसे कि आपका कोई मूवी हो गया, वीडियो हो गया, फोटो हो गया, कुछ भी, वो सब कुछ हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, तो मेमोरी में ही सेव करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर में मेमोरी का, ओके। तो आइए अब हम देखते हैं कि मेमोरी हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, उनको हम थोड़ा डायग्राम से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको बेहतरीन क्लियर हो सकता है। मेमोरी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा जो टाइप है वो क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इनको भी हम बहुत ही डिटेल में आज समझने वाले हैं, क्योंकि हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक को स्टार्ट किए हैं। इवन अगर एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा तो हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे, लेकिन हम मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो थोड़ा पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें डिटेल में समझने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे लिख रहा है प्राइमरी मेमोरी इज पार्ट ऑफ द सीपीयू, उसे सीपीयू का पार्ट भी कहा जाता है। वेयर एज द सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सटर्नल, ठीक है। वहीं पे सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है, या एक्सटर्नल टू द सीपीयू, सीपीयू का एक्सटर्नल मेमोरी होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है इसको हम इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो एक्चुअली बना किस चीज का होता है, तो प्राइमरी मेमोरी जो बना होता है वो बना होता है रजिस्टर का। प्राइमरी मेमोरी इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नाम क्या है, रजिस्टर, और इन्हीं रजिस्टर से ये बना होता है। और रजिस्टर का वर्क क्या होता है, तो वोल्टेज को होल्ड करना एंड कीप डेटा एज लॉन्ग एज वोल्टेज सप्लाई इज ऑन। मतलब जब तक वोल्टेज जा रहा है, जब तक करंट जा रहा है, तब तक ये क्या करेगा, हमारे डेटा को स्टोर करके रखेगा। लेकिन जैसे ही करंट अप्लाई करना बंद हो जाएगा तो ये क्या करेगा, हमारे डेटा को डिलीट कर देगा, हमारे मेमोरी में से डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको खत्म कर देगा, मिटा देगा, ठीक है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी हमारे पास कितने टाइप के होते हैं तो मैं उसको बता दूं। तो प्राइमरी मेमोरी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है रैम और एक होता है रोम, जो कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। रैम एंड रोम दो टाइप होते हैं। एंड रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये केवल और केवल क्या करता है, तो रीड करता है। रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ और सिर्फ रीड करने वाला मेमोरी है, जिसको हम रोम कहते हैं, ठीक है। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें हम डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इसका कोई लोकेशन फिक्स नहीं है, कहीं भी कोई भी डेटा आते रहेगा और जाते रहता है, तो इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अगर इनको हम डिटेल देखें रैम एंड रोम को, तो आइए हम इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि रैम क्या है एंड रोम क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरफ हमारे पास रैम है एंड दूसरे तरफ हमारे पास है रोम। इनके साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज हमारा वेरी करते रहता है, डिपेंड ऑन द मशीन। मतलब मशीन के हिसाब से इसका साइज वेरी करेगा। अगर बड़ा सा कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो उसका रैम का साइज डिफरेंट होगा। लैपटॉप की अगर रैम की बात करें तो उसका साइज दूसरा होगा, एंड मोबाइल के रैम की बात करें तो उसमें साइज और छोटा हो सकता है ना। तो डिपेंड करता है मशीन कैसा है, और मशीन के हिसाब से रैम एंड रोम के साइज निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम रैम को समझते हैं कि रैम एक्चुअली है क्या। तो रैम का जैसे कि हम जानते हैं कि फुल फॉर्म की रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा लोग, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे बोलता है कि रैम क्या है, तो रीड राइट मेमोरी होता है। अब रीड राइट का मतलब क्या होता है, तो रीड का मतलब तो पढ़ना होता है, राइट का मतलब तो लिखना होता है। तो क्या मेमोरी में हम लिखते पढ़ते हैं, तो कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है लिखने पढ़ने का भी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक नोटबुक है, क्या है, नोटबुक है। अब नोटबुक में क्या होता है, तो जो भी आप रोजमर्रा के लाइफ में क्लास में पढ़ते हैं उसको आप क्या करते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, वो सारा डेटा क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। डेटा स्टोर हो गया हमारा कॉपी में, यानी कि नोटबुक में। लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। रीड का मतलब क्या हो गया, रीड का मतलब हो गया कि हम इसमें से डेटा को निकाल रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं,
ठीक है। एक्सेस करना मतलब बाहर अगर निकल रहा है डेटा, मेमोरी में से बाहर निकल रहा है तो उसको हम रीडिंग प्रोसेस कहेंगे। अगर मेमोरी में डेटा स्टोर किया जा रहा है तो उसको हम राइटिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि मेमोरी में हम कुछ डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और इसमें से हम डेटा बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पॉइंट को अगर देखें तो ये कह रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन एंड वोलाटाइल मेमोरी। इसको हम मेन मेमोरी के भी नाम से जानते हैं और वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। वोलाटाइल का मतलब जो मिटनशील है, जो बातें भूल जाता है, जो भी डेटा रखा जाता है वो सब कुछ क्या हो जाता है, डेटा भूल जाता है। क्योंकि रैम हमारा मिटनशील टाइप का होता है तो इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है, तो मेन का मतलब होता है मुख्य। इसके बिना हमारा कंप्यूटर कोई काम ही नहीं सकता, इवन हमारा कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं होता, तो देखिए अगर हम बात करें, एक छोटा सा मैं आपको सिनेरियो याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। जब आप अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है, स्विच ऑफ करने के बाद जब आप अपने फोन को स्टार्ट करते हैं तो आप देखते क्या है कि कुछ समय लगाता है, कुछ टाइम लगाता है स्टार्ट होने में। उस टाइम में वो क्या करता है, तो उस टाइम में वो लोड करता है, क्या लोड करता है, तो एंड्रॉयड को। एंड्रॉयड क्या है, तो एंड्रॉयड आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर है और वो उसको हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ओएस। जैसे ही आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लोड हो जाता है तो उसके बाद आपका मोबाइल फोन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि वो लोड होता कहाँ है, तो वो लोड होता है आपके रैम में। ठीक है, चाहे आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में जनरली हम जानते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। अब विंडोज ओएस अगर हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हुए हैं तो स्टार्टिंग टाइम पे विंडोज लोड लेगा। अब ये लोड कहाँ लेगा, तो रैम में लोड लेता है, इसलिए इसको मेन मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि इसी से सारा खेल है। जो भी हमारा सीपीयू है, सीपीयू किससे जुड़ा हुआ है, तो रैम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसको कोई भी डेटा चाहिए तो रैम से मांगेगा। अगर रैम में नहीं मिलता है तो अदर मेमोरी में जाता है, लेकिन सबसे पहले रैम से ही पूछता है, क्योंकि रैम ही जो है वो हमारा सीपीयू से जुड़ा हुआ है, जो हमारा मेन काम करने वाला बंदा है उससे जुड़ा हुआ है। कोई भी चीज सीपीयू को चाहिए तो वो किससे मांगता है, रैम से डेटा को मांगेगा। ठीक है, इसी वजह से इसको मेन मेमोरी कहा जाता है। इवन आप कोई भी मूवी भी चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, वो सब कुछ कहाँ पे आता है, तो रैम में ही लोड होता है। इसीलिए तो आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो क्या देखते हो, सबसे पहले अपना रैम देखते हो कि रैम कितना, और जितना ज्यादा रैम होता है आप उतना ज्यादा खुश हो जाते हो। क्यों, क्योंकि आपको ज्यादा स्पेस मिलेगा, ज्यादा स्पेस मिलेगा तो आप ज्यादा सॉफ्टवेयर चला सकते हो, हेवी काम को कर सकते हो और इजी वे में कर सकते हो। इसी वजह से आप ज्यादा रैम ढूंढते हो और आपका फोन स्मूथ चलता है। ओके, वरना वेटिंग में डाल देगा तो आपका मोबाइल हैंग करने लगेगा। इसी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा रैम परचेज करना पसंद करते हैं। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, रैम इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, यानी कि रैम का भी 2 पार्ट होते हैं। रैम का जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक रैम एंड दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक रैम। अच्छा, मैं बता दूं कि ये जो हम इमेज आपको दिखा रहे हैं, इस इमेज को हम डायनेमिक रैम भी बोलते हैं, डी रैम। ठीक है, एक्चुअली यही जो रैम हम लोग जनरली बात करते हैं वो अपना डायनेमिक रैम होता है, लेकिन स्टैटिक रैम जो होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। स्टैटिक रैम का एक दूसरा नाम है कैश मेमोरी। जब आप अपने मोबाइल फोन में क्लीन करते हैं तो आप देखते हैं कि कैश मेमोरी 1 GB 2 GB या कुछ MB में क्लीन होता है। एक्चुअली ये कैश मेमोरी जो होता है ना, बहुत फास्ट मेमोरी होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है, इसलिए इसका साइज छोटा सा होता है, इसलिए बार बार आपको क्लीन करने का मैसेज आते रहता है। ठीक है, स्टैटिक रैम कॉस्टली एंड फास्टर, ये बहुत ज्यादा महंगा है और बहुत ज्यादा फास्ट भी है, किससे कंपैरिजन देन डायनेमिक रैम। ओके, डायनेमिक रैम के अपेक्षा हमारा जो कैश मेमोरी होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि इसमें रजिस्टर बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसमें जो कैपेसिटर है वो ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये फास्ट काम करे और फास्ट काम करेगा और ज्यादा रजिस्टर यूज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये पावर भी ज्यादा कंज्यूम करेगा। अगर ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो ये ज्यादा हीट हो जाएगा और ज्यादा हीट हो जाएगा तो हमारे मोबाइल को ब्लास्ट भी कर सकता है। यही कारण है कि हमारे मोबाइल फोन में छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कैश मेमोरी यूज किया जाता है, ताकि हमारा मोबाइल ज्यादा हीट ना हो जाए और ज्यादा कॉस्टली भी ना पड़े। कॉस्ट के हिसाब से भी वो छोटा सा सेट किया जाता है एंड हीट के हिसाब से भी
छोटा सा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने रैम के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल कर लिया है कि रैम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, क्योंकि ना ही मेरा कंप्यूटर, मोबाइल फोन ये सब स्टार्ट हो सकता है और ना ही इसमें हम कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर चला के हम कोई काम कर सकते हैं। सो इस लिहाज से रैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं पे अगर हम रोम की बात करें तो रोम का भी बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि रोम के बिना रैम कुछ काम का नहीं है। ठीक है, रोम क्या कहता है? तो रोम कहता है रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। कौन सा मेमोरी? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, वहीं पे हमने रैम के बारे में समझा था तो वो रीड राइट दोनों था, बट रोम क्या है? तो ओनली फॉर ओनली रीडिंग। दैट मीन्स कि उसमें जो भी मैटर है सिर्फ हम उसमें से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम अपना डेटा नहीं रख सकते हैं बिकॉज कि इसमें राइटिंग ऑपरेशन नहीं हो सकता है ना। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है इट इज परमानेंट टाइप मेमोरी। परमानेंट टाइप कहने का मतलब क्या है? नॉन वोलाटाइल नेचर, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, याद रखने के लिए रोम जो होता है नॉन वोला है। ठीक है, ये भोला नहीं है, और ये जो है हमारा रैम ये वोला। भोला मतलब भोला। अगर हम अपने लोकल भाषा में बात करें तो रैम हमारा भोला है जो बातों को भूल जाता है, लेकिन हमारा रोम जो है वो नन भोला है, यानी कि भोला नहीं है और ये ना ही कुछ भूला है। ठीक है, भुलाने का मतलब क्या है कि इसका मेमोरी लॉस नहीं होता है और रैम का मेमोरी लॉस हो जाता है, क्योंकि ये रजिस्टर पे वर्क कर रहा होता है और जैसे ही पावर कटता है रैम का डेटा लॉस हो जाता है, रैम का डेटा खत्म हो जाता है। बट रोम का कुछ इस तरह से डिजाइनिंग किया गया होता है कि इसका डेटा फिक्स रहे और इसका डेटा कोई चेंज भी ना कर सके। ठीक है, इसमें रीड राइट ऑपरेशन नहीं होता, लेकिन आजकल के जो लेटेस्ट आ रहे हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंजिंग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है द यूजर कैन नॉट राइट इनटू अ रोम। इसमें यूजर अपना कोई डेटा नहीं रख सकता, लेकिन कोई ना कोई तो डेटा होता है, तभी तो हम इसमें से रीड कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं एक और सिंपल उदाहरण दूं, बुक। रैम जो है अपना नोटबुक होता है। क्या होता है? नोटबुक होता है, एक डायरी होता है, या फिर एक ऐसा हम कॉपी रजिस्टर बोल सकते हैं जिसमें हम खुद लिख भी सकते हैं और खुद हम पढ़ भी सकते हैं। बट बुक की अगर बात करें तो बुक में हम अपना डेटा नहीं लिखते हैं, हम नहीं लिखते हैं, लेकिन जब ये बुक बनता है उसी टाइम पे इसमें कोई ना कोई डेटा तो रख दिया जाता है, तभी तो इसमें से हम डेटा एक्सेस करते हैं, पढ़ पढ़ के इसमें से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, है ना। ठीक वैसे ही रोम जब बनता है मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे, उसी टाइम पे इसमें कुछ डेटा फिट कर दिया जाता है, तब हम जब यूज करते हैं तो इसमें से केवल डेटा एक्सेस करते हैं, इसमें से डेटा को रीड करते हैं। वही पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है इट कंटेन आर रिटन एट मैन्युफैक्चरिंग टाइम। जब ये रोम बनता है उसी टाइम पे इसमें कुछ कंटेंट राइट कर दिया जाता है और उसको लॉक कर दिया जाता है। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है कि अगर उसमें कुछ ना कुछ डेटा है तो किस टाइप का डेटा रखा जाता है और लॉक क्यों कर दिया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे लिख रहा है रोम स्टोर फंक्शन। रोम क्या स्टोर करता है? तो फंक्शन को स्टोर करता है। फंक्शन मतलब कि कोई भी काम कैसे करे, कोई प्रोग्राम है, कोई ऑपरेशन कैसे सॉल्व होगा, उसका क्या स्टेप होगा वो भी बताएगा। एंड एल्गोरिथम का मतलब होता है कोई फॉर्मूला, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप होता है। तो ये सारी चीजें रोम के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक छोटी सी बात कहूं, जैसे हम पावर बटन प्रेस करते हैं हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होने लगता है। ये कैसे होता है? जैसे हम अपना मोबाइल फोन में नंबर डाल देते हैं और ग्रीन बटन पे क्लिक करते हैं तो ये अपने आप फोन लगने लगता है। इसके पीछे क्या होता है? हमने कैलकुलेटर को देते हैं 2+4, तो वो रिजल्ट कैसे निकाल देता है? इन सब के पास कैसे फॉर्मूला मिल जाता है? क्या कंप्यूटर हमारा कभी स्कूल गया है पढ़ने? कभी नहीं गया पढ़ने। तो आखिर उसको हम जैसे ही प्रॉब्लम देते हैं, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन देते हैं, चाहे जितना भी जटिल क्यों ना, वो यूं सॉल्व करके ला देता है। इसके पीछे का रीजन यही है कि उसका सारा प्रोग्रामिंग, सारा फॉर्मूला का स्टोर करके रख दिया गया है कि इस टाइप का जैसे ही प्रॉब्लम आएगा उसको सॉल्व करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। ओके, तो ये रैम एंड रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ठीक है, रोम के पास सारे इंफॉर्मेशन, सारा रूल्स, सारा फॉर्मूला सब कुछ स्टोर है, लेकिन ये सब काम कहाँ करवाएगा? तो रैम के ऊपर काम करवाएगा, क्योंकि रैम जगह देता है उन प्रोग्राम को, उन सॉफ्टवेयर को, कोई भी ऑपरेशन को करने के लिए। क्यों? क्योंकि रैम के बाद हमारा जो होता है वो होता है सीपीयू, और सीपीयू रैम से जुड़ा होता है, और रैम में डेटा रोम से भी आ सकता है, रैम में तो है ही, रैम से हमारा हार्ड डिस्क से डेटा आ सकता है, अदर लोकेशन से डेटा हमारा पहुंचता है। वो सब कहाँ पहुंचता है? तो रैम के अंदर ही पहुंचता है। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये दोनों किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए, क्योंकि इसके बिना काम करना मुश्किल है।
बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इवन आप डिजिटल वॉशिंग मशीन की भी बात करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये सारे चिप लगे होंगे, तभी वो जाके हमारे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है और उसको प्रोसेस करने में मदद करता है। ठीक है, रोम की अगर फ्लेवर की बात करें, रोम के कितने सारे टाइप्स है, तो रोम के भी बहुत सारे टाइप्स है, जिसमें जो जनरली डिवीजन है वो है दो। एक है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम पी रोम कहते हैं, और एक और है ईपी रोम्स। ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एक और होता है ईईपी रोम, ई स्क्वायर पी रोम भी लिखा जाता है, तो ईईपी रोम होता है जो कि इरेजेबल इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, तो ये सारे इनके फुल फॉर्म है। इसमें थोड़े बहुत एज अ वेरिएबल हम कुछ डेटा देते हैं तो वो स्टोर करता है, बाकी इसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, कहीं प्रोग्रामेबल है तो ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत हम इसमें वेरिएबल के तौर पे हम डेटा पास आउट करते हैं और ज्यादा कुछ हम इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरीज का मतलब है जिसमें डेटा पहले मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे रख दिया गया है, सारे रूल्स रेगुलेशन सेट करके रख दिए गए हैं, और उसी टाइम ये भी डिसाइड हो जाता है कि ये जो रोम या रैम है ये किस डिवाइस में लगेगा, किस टाइप के मशीन में सेट होने वाला है, ताकि उसके सारे ऑपरेशन हो सके और वो भी प्रॉपर तरीके से। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि रैम एंड रोम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा टाइप था मेमोरी का वो था हमारा पास सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, क्योंकि हमने प्राइमरी मेमोरी के दोनों पार्ट को देख लिया है, तो अब हमारे पास जो बचा था सेकेंडरी मेमोरी, तो अब हम सेकेंडरी मेमोरी को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी कहता है सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, नॉन वोला, ध्यान रखिएगा, ये अपने आप नहीं भूलता है, कोई भी डेटा को अपने आप नहीं डिलीट करता है, लेकिन रैम अपने आप डिलीट कर देता है। जैसे उसका पावर खत्म होगा, इलेक्ट्रिसिटी कट करेगा, सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिक लॉस हो जाएगा। बट नॉन वोलेटाइल नेचर होने का मतलब क्या है, जब तक यूजर ना डिलीट करे तब तक उसका डेटा इरेज नहीं होगा। ठीक है, इट हैज मच लार्जर कैपेसिटी। ध्यान रखिएगा, जो भी सेकेंडरी मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी से उसके पास कैपेसिटी ज्यादा होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, मेन मेमोरी से ज्यादा मेमोरी इसके पास होता है, ज्यादा कैपेसिटी होता है डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, और हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पे लिख रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक मेमोरी। इनका जो डेटा स्टोर करने का कॉन्सेप्ट होता है वो कौन सा होता है, तो मैग्नेटिक के कॉन्सेप्ट में होता है। प्राइमरी मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बना होता है जिसको हम रजिस्टर बोल रहे होते हैं, बट यहाँ पे किस चीज का कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट होता है। और मैग्नेट का काम क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाना है ना, 0101 करना, और इसी बेस पे हमारा कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कर लिया जाता है। और जो भी मैग्नेटिक डेटा स्टोर करता है वो लिख रहा है इट स्टोर द डेटा एट रैंडम लोकेशन। रैंडम लोकेशन कहने का मतलब कि कोई सीक्वेंस नहीं है, एक हमारे पास ऐसा डिवाइस होता है जो कि सीक्वेंशियल डेटा स्टोर करता है, हम समझेंगे कि वो कौन सा है, बट बाकी सारे जितने भी डिवाइस हैं वो सारे का कॉन्सेप्ट क्या है, रैंडम लोकेशन पर डेटा स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम समझते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एक एक डिवाइस को। ये हमारा हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क के ऊपर आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा प्लेट लगा होता है और इसमें 5-7 प्लेट लगे होते हैं। ठीक है, और हर प्लेट पे क्या होता है, तो मैग्नेट का लेयर लगा होता है, और ये मैग्नेट का लेयर जो होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल बना के हमारे डेटा को स्टोर कर देता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक पिन की तरह कुछ देख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं रीड राइट हेड। ठीक है, रीड राइट हेड बोला जाता है क्योंकि ये डेटा को रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। ठीक है, बीच में यहाँ पे सिलेंडर होता है, एक ऐसा बेलन टाइप का होता है जिसमें कि ये कैसेट घूमता है, ये जो डिस्क है वो घूमता रहता है। ठीक है, क्योंकि ये रैंडम लोकेशन पे कहीं कहीं डेटा स्टोर करेगा तो ये रीड राइट हेड कहीं मूव थोड़े ना करेगा, कैसेट ये मूव हो के इस रीड राइट हेड के पास आएगा और सारे डेटा को रीड कर करके मॉनिटर पे या फिर व्हाटएवर जो भी डिवाइस होंगे उन पे आउटपुट कर देता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा हार्ड डिस्क। अगला पॉइंट देखें, अगला हम आगे एग्जांपल देखें तो ये है हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को हम सीडी रोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एक्चुअली इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि हम एक बार सीडी राइट कर देते हैं तो वो फिक्स हो गया, दोबारा नहीं राइट किया जा सकता। लेकिन आजकल के जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उसमें क्या होता है कि उसमें कि एक या 2 बार राइट किया जा सकता है, रीराइट किया जा सकता है, बट अब तो सीडी का जमाना ही खत्म होते जा रहा है, धीरे धीरे ये खत्म ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है सीडी रीड राइट, यानी कि हम इसमें रीडिंग ऑपरेशन और राइटिंग ऑपरेशन दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और सीडी रोम भी इसको कहा जाता है कि कुछ ऐसे भी सीडी होते हैं जिसको हम एक बार
लिख दिए सो फिक्स हो गया। अगर इसको मल्टीपल्स टाइम रीड राइट करने लगेंगे तो ये सीडी क्रैश हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज क्रिएटेड विथ हाई इंटेंसिटी लेजर बीम, ठीक है। लेजर बीम इज फोकस्ड ऑन ईटी। इसको जो बनाया गया है एक बहुत ही लेजर लाइट के मदद से बनाया गया है और इवन इसमें से डेटा रीड राइट भी होता है तो लेजर लाइट के मदद से ही होता है। यानी कि इसको एक और नाम से हम जानते हैं, ऑप्टिकल डिस्क के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। एक्चुअली ये लाइट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है डिस्क, इसलिए इसको हम ऑप्टिकल डिस्क के भी नाम से जानते हैं। तो इनके नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन्हीं नाम में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते रहते हैं और आपको कंफ्यूज करते रहते हैं, ठीक है। अगले अगर हम मेमोरी की बात करें तो अगला मेमोरी जो है हमारा वो है पेन ड्राइव। आई होप कि इससे आप लोग फेमिलियर होंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डिवाइस है ये एक बहुत ही छोटा सा मेमोरी होता है और पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? इसको हम बहुत ही इजीली मूव कर सकते हैं, छोटा सा होता है, पॉकेट में भी डाल सकते हैं और इसको हम इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। इट इज अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस इन द स्पेस ऑफ द थंब। ये अंगूठे के बराबर होता है, बहुत ही छोटा होता है और इसको हम इजिली मूव कर सकते हैं। विच इज कनेक्टेड टू द यूएसबी पोर्ट, और इसका जो कनेक्ट करने का पोर्ट होता है वो कौन सा होता है? यूएसबी होता है। आप यहाँ पे ध्यान दें कि ये वाला जो पार्ट की बात हो रहा है इसका जो कनेक्शन पॉइंट होता है ये यूएसबी होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बिकॉज की एग्जाम में स्टेप से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो पेन ड्राइव का जो पोर्ट है वो यूएसबी है और ये बहुत ही छोटे साइज का होता है, लगभग थंब के साइज का, और इसको हम इजिली मूव करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट डिवाइस के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फ्लॉपी डिस्क। बट अब फ्लॉपी डिस्क बहुत रेयर यूज करने को मिलता है या फिर ना मिल रहा हो, ठीक है। अब क्या है ना कि ये पहले यही यूज होता था मैक्सिमम, बट अब क्या हो चुका है कि फ्लॉपी डिस्क की जगह हार्ड डिस्क ने ले लिया, ठीक है। अब हार्ड डिस्क की जगह इसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव HDD और फ्लॉपी डिस्क को हम बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव FDD। एंड आजकल क्या हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गया है, HDD फ्लॉपी डिस्क के जगह हार्ड डिस्क आ गया और हार्ड डिस्क के जगह पे SDD आने लगा है। SDD क्या है? तो सॉलिड डिस्क ड्राइव आ चुका है, हार्ड डिस्क से ज्यादा हाई परफॉर्मेंस रखता है अपने पास, ठीक है। तो ये भी एक न्यू वेरिएंट है हार्ड डिस्क का, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में अगर हम यहाँ पे दिखे तो लिख रहा है इट इज फ्लेक्सिबल डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम इन अ स्क्वायर। मतलब कि ये स्क्वायर साइज का होता है और ये मैग्नेटिक के बेस पे भी ये भी डेटा को स्टोर करता है और इसका एक और नाम जो है वो क्या है? FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। एक और हम एग्जाम्पल देंगे, एक और हमारे पास है जो कि है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो है वो एक मैग्नेट का रिबन होता है, ठीक है, जिसके पास कैपेसिटी बहुत सारा होता है डेटा स्टोर करने के लिए। यहाँ पे लिख रहा है इट स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। बहुत ज्यादा ये डेटा को स्टोर करता है दैट आर नीडेड बी सीरियसली एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा मैग्नेटिक टेप है ना ये क्या करता है कि डेटा को सीरियल वाइज स्टोर करता है। जैसे कि आप यहाँ पे इसके साइड व्यू में देखेंगे तो ये रिबन है, ठीक है। अब इस रिबन पे क्या होता है कि डेटा एक सीक्वेंस में ही स्टोर होगा। बट फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क की बात करें तो इसमें डेटा कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, ये कभी भी किधर भी डेटा को स्टोर कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है द टेप इज अ प्लास्टिक रिबन यूजुअली 0.5 इंच वाइड। यानी कि इसका जो चौड़ाई होता है इस रिबन का, जो प्लास्टिक का रिबन होता है जिसके ऊपर मैग्नेट का लेयर लगा होता है, इसका जो साइज होता है वो कितना होता है? 0.5 इंच का होता है, यानी कि आधा इंच का होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही छोटा सा आधा इंच का। मैग्नेटिक टेप भी अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है क्योंकि अब डिजिटल जमाना आते जा रहा है और डिजिटल में पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इन सब चीजों का यूज किया जाता है। और भी डेटा है जैसे कि आप मोबाइल फोन में जो चिप लगाते हैं वो भी एक हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो सकता है, ठीक है। आजकल के जमाने में लोग तो डेटा को अपने क्लाउड पे भी स्टोर करके रखते हैं। क्लाउड क्या होता है? तो हम दूसरे के कंप्यूटर में रखते हैं और जब चाहे तब हम वहां से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि गूगल ड्राइव एक क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह है जहां पे हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ईमेल हो गया, ईमेल पे भी हम अपने कुछ डेटा को रख सकते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? क्लाउड कहलाते हैं कि हम दूसरे के सर्वर पे अपने डाटा को रख रहे हैं और वहां से भी हम डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने सेकेंडरी मेमोरी के कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, बट इतना ही नहीं है, और भी सेकेंडरी मेमोरी के टाइप हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इतना रहने देते हैं और मैं आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करूंगा क्योंकि मेमोरी में और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानना है। So guys, तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो छोटा सा क्लास था आपको बेहद पसंद आया होगा क्योंकि आज के इस क्लास में हमने समझा है कि मेमोरी का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में
और इसके कितने टाइप्स हैं और हर टाइप का क्या रोल है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में और ये किन चीजों से बना हुआ होता है, इनका स्टोरेज कॉन्सेप्ट क्या है, इन तमाम टॉपिक के बारे में आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया। लेकिन कुछ और जरूरी बातें हैं, जैसे कि मेमोरी की स्पीड क्या है, किस मेमोरी का कितना स्पीड है, इनको किस ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे, इनका कॉस्ट का क्या ऑर्डर होगा, इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी है उनका क्या कॉन्सेप्ट होगा, उनको किस ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। एवं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा जो मेमोरी होता है वो डेटा को कैसे मेजरमेंट करता है, उनका पैरामीटर क्या है, इन तमाम टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले।